गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाइए और हम लोग क्लास अपनी लाइव ही चलाते हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम लाइव क्लास नहीं हो रही है, तो कल भी लाइव क्लास ही हुई थी, पर कुछ बच्चों को शायद टाइम टेबल नहीं पता था, इस वजह से उनकी क्लास मिस हो गई। पर जो भी यहाँ पर लाइव क्लास होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर रहते हैं, तो अगर बाई मिस्टेकन आप क्लास लाइव नहीं ले पाते हैं तो दूसरे दिन आप सभी क्लास अपनी यहाँ पे कर सकते हैं। तो सभी आ जाइए। नमस्ते, सभी को नमस्ते। और जैसे कि सभी बच्चों के मैं कमेंट देख रही थी, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों का है, उसके लिए थैंक यू। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि खान सर नहीं पढ़ाएंगे क्या, तो बेटा खान सर जो हैं वो बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन रहेगा वो खान सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी है वो मैं ही पढ़ाऊँगी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडी और केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चले, जो मैंने पढ़ाया था, आज जो मैंने पढ़ाया है, उसके बीच में एक 2 मिनट का यह टॉपिक आप लोगों का अभी रह रहा है, तो पहले इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ रहे थे कि मैम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, जितने भी जीव होते हैं, उन जीव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनमें कितनी सेल्स हैं, कितनी सेल्स से, कितने कोशिकाओं से मिलकर के वह बने हुए हैं, उस आधार पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, उनको 2 तरीके से हम यहाँ पर बांट के सबसे पहले पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो आते हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर। पहले नंबर पर जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? यूनिसेलुलर। और दूसरे नंबर पर जो आते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, दोनों ही मीडियम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इंग्लिश और हिंदी। तो ये बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब एक कोशिकीय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक कोशिकीय का क्या यहाँ पर मतलब है, लिखिए पहले यहाँ पर। ये हो गए आपके एक कोशिकीय प्राणी और दूसरी तरफ आपके यहाँ पर हो गए बहु कोशिकीय प्राणी, ठीक है। तो पहले इसको आप लिख लो, एक बार मैं देख लूँ सबका यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया। यूनिसेलुलर मीन सेम, नहीं ऐसा नहीं है, कमेंट भी साथ में देखने पड़ते हैं। चलो, तो 2 तरीके से जब हमने इसको यहाँ पे बांटा तो सबसे पहले हुआ यूनिसेलुलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यूनि का क्या यहाँ पर मतलब होता है। यूनि की अगर हम यहाँ पर बात करें, यूनि मतलब होता है 1, जिसको आप क्या कहेंगे? एक, है ना। और सेलुलर का क्या मतलब होता है कि सेल से बना हुआ। किससे बना हुआ? कोशिका से बना हुआ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा जीव है, कोई एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना है, ठीक है। उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस तरह के जीवित प्राणी को हम सभी क्या कहेंगे यहाँ पर? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय हम उनको यहाँ पर कहेंगे। सिंपल था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, अब मल्टी का क्या मतलब होता है? मैनी, बहुत सारे। इसका क्या मतलब हो गया? बहुत सारे। और सेलुलर मतलब हो गया सेल, यानी कोशिका से बना हुआ। किससे बना हुआ? कोशिका से बना हुआ। तो यहाँ पर ये मतलब होता है कि यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही बना है, जबकि मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय का मतलब होता है जो बहुत सारी सेल, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि सच में कोई एक सेल से बना हुआ होगा क्या? ऐसा कोई जीव है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ होगा? आंसर हाँ, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक कोशिका सारे काम कर सकती है। वो श्वसन कर सकती है, वो खाना खा सकती है, खाने को पचा सकती है, वह रिस्पायरेशन यानी श्वसन कर सकती है। इसके अलावा एक्सक्रीशन यानी कि जो भी इसके अंदर गंदे पदार्थ बनेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, वेस्ट मटेरियल बनेगा, उनको बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, अपनी जैसे संतानें बना सकती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ एक सेल से बना हुआ एक जीव है
और वो सारे काम कर सकता है जो एक बहुत ही विकसित जीव भी कर पाता है। वो सारे काम ये आसानी से कर लेता है। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम सभी किसके अंदर आते हैं? बहुकोश के, क्योंकि हम एक सेल से नहीं बने हुए। अगर हम अपने आप को देखें तो छोटी छोटी बहुत सारी, असंख्य, 1000 से भी ज़्यादा, मतलब अनगिनत, गिन नहीं सकते आप, इतनी सेल से मिलके हम सभी बने। तो हम सभी क्या हैं? मल्टी सेलुलर। हम सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन जब बात होती है यूनिसेलुलर के बारे में, तो इसका क्या मतलब हो गया? एक कोशिकीय, सिर्फ एक कोशिका से बन के यहाँ पे तैयार हो गया। अब इतना इजी तो आपसे पूछेगा नहीं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है। पहले पूछता था, आज से 4-5 साल पहले पूछता था। अब आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर, इनके उदाहरण के ऊपर ज़्यादातर प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वह कौन कौन से यहाँ पे होंगे? सबसे पहले तो बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या? बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। और आप लोगों ने अगर कल की क्लास की होगी तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो भी बैक्टीरिया होती है, दे आर फर्स्ट ओरिजिनेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अगर पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर प्रथम उद्भिद जीव, तो जो पहला जीव इस धरती पर बना वह कौन सा था? तो वो जीवाणु ही था। और कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। पर यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी हम ध्यान रखेंगे कि यह एक ऐसा जीव है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल, एक कोशिका से ही यहाँ पर बना है और अपने सारे काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली रह सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से रह सकता है और स्वतंत्र रूप से अपने यह सारे काम कर सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या एग्जाम्पल होगा यहाँ पर? ब्लू ग्रीन एल्गी, याद आया? जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। याद आ रहा है कुछ? और हिंदी में भी लिख देती हूँ, इसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या कह रहे हैं इसे हम? नील हरित शैवाल। और इसी को हम सभी साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जानते हैं। कल भी पढ़ाया था मैंने कि इस धरती पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसने की थी? इन्होंने ही की थी, साइनोबैक्टीरिया ने ही यहाँ पर की थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो लिखिए यहाँ पर प्रोटोजोवंस, और हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यह शब्द पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोवंस होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, इंग्लिश में हम इसको प्रोटोजोवंस कहते हैं, हिंदी में हम इसको प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मली प्रोटोजोआ भी लिखोगे तो भी वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना है जैसे कि अमीबा के बारे में? नाम सुना है आप लोगों ने अमीबा के बारे में? आप लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम के बारे में, है ना? अभी ये सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्लाज्मोडियम के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पर पैरामीशियम के बारे में। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? ये सभी के सभी प्रोटोजोआ के ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो मैं डिटेल में और आपको पढ़ाऊंगी, पर अगर लिखना चाहते हो आप तो लिख लो। मैं यहाँ पे एक नाम और लिख देती हूँ। एक हो गया आपका अमीबा, एक हो गया आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, पैरामीशियम, ये भी आप सभी यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्या क्या हो गया? अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा यूग्लिना हो गया। ठीक है, तो ये लिख लो, यूग्लिना हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी के सभी आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। चाहे तो नोट करिए, जब तक मैं कमेंट देख लेती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, पीडीएफ डाल दीजिए मैम। पीडीएफ आप लोगों की कल की मैंने अपलोड करा दी है बेटा, आप लोग चेक कर लो एक बार। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फंजाई और प्रोटोजोआ, नहीं, दोनों अलग अलग है, मैं आपको भी बताऊंगी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है? प्रोटोजोअन्स के यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव के बारे में, कि बहुकोशिकीय जीव के क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, वो हैं एनिमल्स।
और इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हिंदी में आप इसको लिखिए, सभी तरह के जंतु जिसमें मानव भी सम्मिलित है, मानव भी सम्मिलित है। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप लोगों को याद है जब आप छोटे होगे ना, तो आप लोग जब ऐसे लिखते होगे, यानी जिसको निबंध कहा जाता है, निबंध लिखते हैं, तो उसमें लिखते थे हम कि हम सभी क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं, है ना, या फिर हम सभी क्या है कि वी आर द सोशल एंड बिहेवियर एनिमल्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम क्या हम एनिमल्स हैं? मैम आप तो हमें गलत कह रहे हो, हमें तो एनिमल्स कह रहे हो, पर हम हैं एनिमल, लेकिन कैसे एनिमल हैं, कैसे पशु हैं, कैसे जंतु हैं, जिनको सोशली बिहेव करना आता है, यानी समाज में उठना बैठना बातचीत करना, एक मर्यादा में रहना आता है। तो इसीलिए हम अपने आप को मानव, ह्यूमंस, इंसान बोलते हैं, है ना। नहीं तो आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा, कई बार आपने केसेस सुना होगा, किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसे क्या कहते हो कि जानवर है, हिंसक प्रवृत्ति का है, जानवर है ये, ऐसे लोग इंसान थोड़ी है, जानवर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्यों उनको कहा जा रहा है? क्योंकि भाई यही सब चीज़ें तो है जो हमें और लोगों से अलग बनाते हैं, इंसान हमें बनाते हैं, एक अच्छा मानव हमें यहाँ पे बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ओरिजिनलिटी देखें, अगर आप बायोलॉजी की टर्म से देखें, तो वी आर द सोशल एंड बिहेवियर एनिमल्स, यानी हम सभी कैसे हैं, एक प्राणी हैं जो समाज में रहता है, मर्यादा में रहता है, बट किसके अंतर्गत हम आते हैं यहाँ पर? एनिमल्स, यानी जंतु के अंतर्गत हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वो सब वाइल्ड है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों से मैं बात करती रहूँगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि अगर मैं बार बार आप लोगों के कमेंट में का रिप्लाई करने लग जाऊँगी ना, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पहले पढ़ते हैं, जो भी आपको डाउट होगा मैं आपको 5-10 मिनट दूंगी क्लास के बाद, आप लोग डायरेक्टली मेरे से पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इमेजेस बताइए, बेटा अभी इमेजेस से ही पढ़ाऊंगी, रुक जाओ, पहले आ ई पढ़ना सीखो, धीरे 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 करके आराम से हम पीएचडी तक लेके जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं प्लांट्स। जितने भी तरह के पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो सभी तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सभी आपके मल्टी सेलुलर, यानी कि पादप जगत जो भी आपका है वो सभी के सभी मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? फंजाई के बारे में। किसके बारे में? फंजाई, यानी कवक के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जितने भी कवक होते हैं, जैसे कि मशरूम की अगर आप बात करते हो, जो आप खाते हैं, कई जगह उसको कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, पर कुछ बच्चे कुकुरमुत्ता का कुछ और मतलब निकालते हैं जो कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फंजाई है, वो एक कवक है। और ये जो फंजाई होते हैं हर तरह के होते हैं, कुछ एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं यानी कि जहरीले होते हैं। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर यह हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेशल बात ध्यान रखनी होगी, जो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ अलग से, कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? ईस्ट के बारे में, खमीर के बारे में, तो जो खमीर है वह भी क्या है? एक तरीके का फंजाई है, एक तरह का कवक है। और आप लोग यह जानते होंगे कि जो खमीर होता है वह बेकरी इंडस्ट्री में, यानी कि जो खाना बनाने वाली औद्योगिकी होती है, बेकरी होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा डबल रोटी को, ब्रेड को, है ना। तो जो ब्रेड होती है आप देखते हैं कि उसका जब आटा गूंदा जाता है उसके बाद वो फूल जाता है। ब्रेड जब आप खाते हो तो उसकी जो स्लाइस होगी, उसका जो टुकड़ा आप खाते हो, उसमें छोटे 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 बहुत सारे छेद होते हैं। तो वो छेद कैसे बना? तो आप सभी को पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से पास होता है तो छेद बना देता है, और वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, एक तरह की किण्वन की प्रक्रिया, जो कि बैक्टीरिया तो करती है, पर बैक्टीरिया के साथ साथ कई बार बहुत सारी जो फंजाई होती है, कवक होती हैं, वो भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करती है। तो डबल रोटी बनाने के लिए, यानी ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए आप लोगों ने खमन खाया है, ढोकला खाया होगा, है ना, जलेबी खाई होगी, इडली डोसा खाया होगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको फुलाने के लिए, यानी
इनमें खमीर उठाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक ईस्ट का यूज किया जाता है, खमीर का यूज किया जाता है, जो किसका एग्जाम्पल है, फंजाई का एग्जाम्पल होता है। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ईस्ट के बारे में बात करोगे तो जो ईस्ट होता है वह कैसा होता है, मल्टी सेलुलर की जगह यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय यह होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सभी के और इसको छोड़ के जितने भी फंजाई होंगे, जितने भी कवक होंगे, वो सभी कैसे होंगे, तो आंसर करना मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन जो आपका ईस्ट होता है, खमीर होते। नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम एल्गी क्या होता है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे एल्गी क्या होता है। अब एल्गी को हम सभी क्या कहते हैं, यहाँ पर शैवाल कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देती हूँ एल्गी यानी शैवाल। अब शैवाल क्या होते हैं, देखो शैवाल की अगर हम बात करें तो दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट, ये सबसे सरलतम पौधे होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें तो जो आपके पौधे हैं, पौधों में जो सबसे सरलतम प्रकार होगा उसी को ही हम सभी शैवाल कहते हैं। और जो शैवाल होता है उसको भी हम अधिकांशतः, ज़्यादातर जो शैवाल होते हैं वो मल्टी सेलुलर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलो ओके, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं फिर से बताती हूँ। देखो बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनको दो तरीके से बांटा गया है। पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरा जो होता है वो आएगा यहाँ पर मल्टी सेलुलर। तो अगर आप सभी बात करते हैं किसके बारे में, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो इनका मतलब होता है कि एक ऐसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल यानी एक कोशिका से ही यहाँ पर बना हुआ है। जबकि मल्टी सेलुलर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय का मतलब होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसके जो उदाहरण हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, वह कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहेंगे। फिर आता है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरे शैवाल हम कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया हम कहते हैं। फिर आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो है बहुकोशिकीय। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, सभी तरह के एनिमल्स, हम सभी ह्यूमंस, इंसान, मानव शब्द ज़्यादा सही है, तो मानव भी कहाँ पे आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। फिर आपका क्या आ जाएंगे, सभी तरह के पेड़ पौधे जैसे कि एल्गी वगैरह, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ में फंजाई, कवक जो होते हैं वो भी आपके मल्टी सेलुलर में आते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम ईस्ट के बारे में, खमीर के बारे में बात करेंगे तो यह यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो मैम, क्या इसे काई बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एल्गी काई नहीं होता बेटा। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा की भी कुछ स्पीशीज, कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं जिनको हम काई बोलते हैं। पर अभी साधारणतः समझने के लिए आप सभी शैवाल को काई समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये सच नहीं है। अभी जैसे जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो आप बहुत सारी नई चीज़ यहाँ पर जानोगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई सभी को? कमेंट देख लूँ मैं आप सभी बच्चों का। चलिए ठीक है, ओके। अनुभव मिश्रा जी, आप डेली क्लास करिए, ठीक है, आप डेली क्लास करिए, ठीक है। आप कम से कम 3-4 दिन क्लास करो, उसके बाद आप जो इस तरह के कमेंट कर रहे हो अपने आप बदल जाएंगे। बेटा जो जरूरी होगा वो आपको मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे शायद मुझे नहीं जानते हैं, काफ़ी बच्चे मुझे नहीं जानते, तो एक बार यूट्यूब पे आप बायोलॉजी क्वीन सर्च कर लेना, बायोलॉजी क्वीन अमृता मैम सर्च कर लेना। मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं इस चीज़ का, मतलब मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि अगर खान सर ने मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए भेजा है तो बेटा कुछ सोच समझ के भेजा होगा, ठीक है। तो अपने टीचर के ऊपर बिलीव रखो, सर के ऊपर बिलीव रखो और पढ़ाई करो। और जितना आप लोग यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हो तो अपने जो डाउट होते हैं, जो समझ नहीं आया, उससे लिखो कि मैम ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ तो दोबारा भी बताऊंगी, परेशान मत होइए। चलिए, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ठीक है।
और ये जो हमारा टॉपिक है ये है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान। यहाँ से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हाँ अम्मू मैम, क्या है टैक्सोनॉमी जो शब्द है, इसके ऊपर भी काफ़ी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके अंदर हम किस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम किसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। और नॉमी का क्या मतलब होता है, तो नॉमी की अगर हम बात करें तो नॉमी का मतलब होता है नामकरण, नामकरण जिसको क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर हम इस पृथ्वी को देखते हैं, इस धरती को अगर हम देखते हैं, तो इस धरती में अलग अलग तरह के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे अलग अलग प्राणी हैं, इतने सारे अलग अलग प्राणी हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानकारी निकालना, उनको क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से रखना, समझना और फिर से उसके बारे में पढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है। इसीलिए बायोलॉजी में एक ब्रांच बनाई गई, एक शाखा बनाई गई जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सभी तरह के जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को हम एक ग्रुप बनाएंगे, दूसरा ग्रुप बनाएंगे, तीसरा ग्रुप बनाएंगे कि उनके क्या क्या विशेषताएं हैं उस आधार पर, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उस आधार पर, और फिर हम उनका नाम रखेंगे और हम फिर उसका अध्ययन करेंगे। और इसी को क्या कहा जा रहा है, टैक्सोनॉमी यहाँ पर कहा जा रहा है। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि भाई जो भी हमारा टैक्सोनॉमी है इसका मतलब है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का हमने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद हमने उसका नामकरण किया और उसको अच्छे से पढ़ा। उस तरह के ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी हम उसको यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम टैक्सोनॉमी यानी वर्ग की या वर्गीकरण विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इनके क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या इनके चरण होंगे। तो यहाँ से भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनता है कि वर्गीकरण विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो इसके कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण इसके होते हैं। और आपको आंसर क्या करना है यहाँ पर कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 चरण इसके यहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं, 3 चरण इसके यहाँ पर होते हैं, 3 स्टेप यहाँ पर होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरे नंबर पर होता है क्लासिफिकेशन और तीसरे नंबर पर होता है नोमेनक्लेचर, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण रखना। ठीक है, तो आपके एग्जाम में सबसे पहले पूछता है कि वर्गीकरण विज्ञान के कितने चरण होते हैं। पहला क्वेश्चन आप बताएंगे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर है, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण। फिर ये भी आपसे पूछ सकता है स्टेप वाइज लगा करके बताइए, इसको सही क्रम में लगा करके बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नोमेनक्लेचर। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम अलग रूप में पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए तो सभी का एक बार कमेंट देख लूँ मैं यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुझे इतने प्यारे बच्चे ना, मैं मतलब बहुत जगह पढ़ाई हूँ, पता, बहुत जगह, और इतने प्यारे बच्चे मिलते हैं, इतने अच्छे अनुशासित डिसिप्लिन वाले बच्चे। डेली बफरिंग हो रही है ये, ठीक है, मैं ठीक करवाती हूँ बच्चे, परेशान मत हो, है ना। मुझे भी थोड़ा सा फील हो रहा है कि बफरिंग ज़्यादा ही हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे करवाती हूँ ठीक। ओके चलो, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अभी कॉपी पेन एक तरफ रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम स्कूल में थे, स्कूल में छुट्टियां होती थी। चलो कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज में छुट्टियां होती हैं, है ना, कॉलेज में छुट्टियां होती है। कॉलेज में हम मोस्टली सभी अपने दोस्त यार जो भी हमारे होते हैं, ठीक है, आगे बैठने वाले, पीछे बैठने वाले, सबको जानते हैं। ठीक है, अब छुट्टियां ख़त्म हुई, ठीक है, गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हुई और अब हम कॉलेज पहुँचे। जब हम वहाँ पे कॉलेज पहुँचे तब हमें वहाँ पे कोई दिखाई दिया, ऐसा कोई जिसको हमने पहले नहीं देखा था, और हमारी आंखें उस पर क्या हो गई, टिक गई। भाई कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, कौन है ये, क्या है। ये सिर्फ लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ भी होता है कि भाई कौन है ये, बंदी बंदा कौन है ये, मतलब
तो हमने क्या देखा कि पहले हमने इसको नहीं देखा था, और अगर हमने देखा भी था तो हमने इसको नोटिस नहीं किया था, कभी दिखाई नहीं दिया, है ना। अब हमें दिखाई दिया ये, ठीक है। तो ये कौन है, कौन है ये, आपने क्या किया, स्पॉटिंग किया, आपने क्या की, पहचान की, आइडेंटिफिकेशन किया। तो नंबर फर्स्ट, अगर हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आइडेंटिफिकेशन मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर आपको कोई एक नया जीव दिखा जो पहले से था। ऐसा नहीं है कि आपने जब देखा तब वो प्रकट हो गए, ऐसा तो नहीं था ना, पहले से ही था, पर आपने उसको अभी देखा, यानी उसकी स्पॉटिंग की है आपने, उसको पहचान आपने यहां पर किया, राइट। और यही क्या था आपका आइडेंटिफिकेशन, पहचान किया। तो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान का जो पहला स्टेप है वो आपने कर लिया, ठीक है। हंसो मत, पढ़ो पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है उसका क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे वर्गीकरण कैसे करेंगे। अब वर्गीकरण करने का भी अपना अपना प्रकार होता है। सबसे पहले तो भाई कब आ रही है, कब जा रही है, कहाँ दिखाई दे रही है, कहाँ नहीं दिखाई दे रही है, कि कैंटीन में है, कि बास्केटबॉल खेलती है, कि पढ़ाकू है, कि दिन भर दीवार कूद के भाग जाती है कहीं और, है ना। या लड़कों के लिए भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये कहाँ मिल रही है, यानी कि ये जो प्राणी है वो जल में रह रहा है, थल में यानी जमीन में रह रहा है, उड़ने वाला है, या घोंसला बना के रह रहा है, या बिल बना के रह रहा है। ये प्राणी कर क्या रहा है, ये कैसे कैसे जगह रहना पसंद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टर, लुक्स, ठीक है, कि भाई किसके जैसी दिखाई दे रही है। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई फेवरेट एक्ट्रेस होगी, हीरोइन होगी, हीरो होगा, क्या ये उसके जैसे दिखाई दे रही है, राइट। करते ना, इसकी आंखें इसके जैसी हैं, इसका बोलने का तरीका ऐसा है, इसका लुक ऐसा है, राइट, ऐसे तो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस पृथ्वी पर, इस अर्थ में जो ये नया लिविंग बीइंग हमें मिला, ये जो नया प्राणी हमें यहाँ पे मिला, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं, कि ये उल्लू जैसा दिख रहा है, कि ये गधे जैसा दिख रहा है, कि इसकी पूंछ है, कि मूंछ है। तो कहीं ना कहीं उसके स्वरूप के आधार पर उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, कल मैंने पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी, याद है, कि जो इसका आकृति है, इसकी जो बाहर की संरचना है, उसके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो जो भी इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जो भी इसके लक्षण हो सकते हैं, उसके आधार पे हमने क्या किया, यहाँ पर वर्गीकरण किया, हमने उसको क्या किया, यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण यहाँ पर किया, और वो यहाँ पर क्या कहलाया, वर्गीकरण हमने कर दिया, अलग अलग ग्रुप में हमने बांट दिया, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे थर्ड, वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब हुआ, नामकरण करना, ठीक है। अब किसी की आंखें मेढक की तरह है तो हम क्या कहेंगे, मेढक जैसे आंख वाला, है ना। किसी को आलिया पसंद है तो मेरी आलिया, किसी ने मेरी जानू, मोना, शोना, टोना, जो भी मतलब आपको नाम रखना है वो आपने नाम रखा। तो आपने नाम रखा ना उसका, जब तक कि उसका सही नाम आपको नहीं पता था तब तक तो आपने नाम उसका रखा ही, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम इस जीवित प्राणी जो हमें यहाँ पे नया मिला, उसका अब हम नाम रखेंगे, और उस नाम को हम क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चों, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हम उसको यहाँ पर कहते हैं, यानी वैज्ञानिक नाम। क्या कहेंगे हम इसको यहाँ पर, वैज्ञानिक नाम हम इसको यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर नए मिले, उनको हम सभी क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक नेम, यानी वैज्ञानिक नाम उसका हम रखेंगे। अगर एनिमल है तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कि भाई एनिमल का नाम हमने यहाँ पे रखा, साइंटिफिक नेम हमने यहाँ पर रखा, जिसको हम जूलॉजिकल नेम के नाम से जानते हैं। और अगर पेड़ पौधे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉटेनिकल नेम, यानी वनस्पति का नाम हमने यहाँ पर रखा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया कि जो भी यहाँ पर वर्गीकरण है, जो भी हमारा ऐसे मत समझाओ कुछ कुछ होता है, अरे भाई कुछ कुछ हो रहा है तो फटाफट से पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। अच्छी चीज़ है कि पढ़ने का मन कर रहा है। चलिए, तो यहाँ तक बात सही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि पहचान किया, वर्गीकरण किया, नामकरण रखा, और ये तीनों के तीनों जो स्टेप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वह क्या है, वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि जो भी हमारी टैक्सोनॉमी है उसके स्टेप हैं, उसके चरण हैं, और इनको बढ़ते हुए क्रम से आपको लिखना आना चाहिए। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए यहाँ पर।
ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे ना पिक्चर्स दिखाइए, बेटा सब कुछ आएगा, आप परेशान मत हो, ठीक है, परेशान मत हो। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, टैक्सोनॉमी के पिता कौन है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो देखो जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं मैं साथ में ही बता रही हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो लिख लीजिए फटाफट से कि टैक्सोनॉमी के पिता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टैक्सोनॉमी के पिता जनक किनको कहा जा रहा है, कैरोलस लीनियस को यहाँ पर कहा जाता है। क्योंकि लीनियस साहब ने, देखो सबसे पहले अगर हम अरस्तु के बारे में बात करें तो उन्होंने तो क्लासिफिकेशन किया ही, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो वर्गीकरण करने का काम किया वह किसने किया, लीनियस ने किया। और इसी वजह से लीनियस को हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोनॉमी के पिता यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इनको कहा जा रहा है। तो पहली चीज साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से इन्होंने वर्गीकरण किया। दूसरे नंबर पर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी बुक लिखी, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। और इनकी बुक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बुक इनकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस है और इस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। चलो लिखो फटाफट से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक के ऊपर काफ़ी प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर बनते हैं। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि यह बताइए कि जो लीनियस है उनके द्वारा लिखी हुई टैक्सोनॉमी के ऊपर पुस्तक कौन सी है, और आप लोगों को पता होना चाहिए वह कौन सी है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा मतलब क्या हो गया, सिस्टम, नेचुरी मतलब हो गया नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति में जो सिस्टमेटिक तरीके से किया गया होगा, जैसे पेड़ पौधों को, जंतुओं को, जानवरों को सिस्टम से अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करके इन्होंने दिखाया होगा, और इसीलिए ये पुस्तक इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस हो गई। ठीक है, इसके अलावा इनकी दो पुस्तकें भी थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। पहली है यहाँ पर फिलोसोफिया बॉटनिका और दूसरी है यहाँ पे स्पीशीज प्लांटेरम। पर आपका जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पुस्तक है वो यही है, और इसी के ऊपर ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान मत हो, इसको भी मैं हिंदी में लिख के बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसे लिखे आप यहाँ पर फिलोसोफिया बोटेनिका। ठीक है, और इसको लिख लीजिए यहाँ पर स्पीशीज प्लांटेरम। तक बात आपको समझ आ गई? हाँ, ये जो इमेज है, ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये लीनियस साहबी है। ठीक है, उन्हीं की ही यह फोटो है। ओके, तो दर्शन कर लिए सभी ने, आगे बढ़े आप। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि जब हम लीनियस के बारे में बात करते हैं तो लीनियस ने अपनी पुस्तक में ऐसा क्या लिखा कि इनकी पुस्तक इतनी फेमस हो गई। तो लीनियस साहब ने वर्गीकरण का एक प्रकार दिया, और इस वर्गीकरण के प्रकार को हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत का वर्गीकरण, इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, तो लीनियस ने ही दिया था। किसने दिया था? लीनियस ने ही दिया था। अपनी पुस्तक के अंदर इन्होंने दो जगत का वर्गीकरण यहाँ पर दिया था। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, दो जगत का वर्गीकरण, है ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जो भी यहाँ पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को इन्होंने दो तरीके से, दो जगत में, दो किंगडम में बांट के पढ़ा था और अपनी पुस्तक में लिखा था। ठीक है,
अब ये दो जगत कौन कौन से थे? पहला था यहाँ पर प्लांटी यानी कि पादप जगत, और दूसरा था एनिमेलिया जिसको हम कहते हैं जंतु जगत। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी जीवित थे प्राणी उन सभी को जंतु जगत बना के सभी तरह के जंतुओं को उसके अंदर डाल दिया। दूसरी तरफ प्लांटी यानी पेड़ पौधों का पादप जगत बना के जितने भी पेड़ पौधे थे उनको वहां पर डाल दिया। अब इन्होंने अंतर कैसे किया कि भाई कौन यहाँ पर पौधा है, कौन यहाँ पर जंतु है, ये अंतर इन्होंने कैसे किया? तो दो इन्होंने कारण लिए, दो यहाँ पर इन्होंने बेसिस लिए। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर पहला था यहाँ पर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ठीक है, और दूसरा था मूवमेंट यानी कि गतिशीलता। उन्होंने यह देखा कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, जो अपने आप भोजन बना लेते हैं। तो पोषण के आधार पर इन्होंने देखा कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, स्वपोषी बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उन सभी को हम क्या करें, ये पादप जगत के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आते हैं क्या, गतिशीलता यानी कि लोकोमोशन, मोबिलिटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। अब जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आराम से चली गई है ना, लेकिन यहाँ पे अगर क्रिसमस ट्री के बारे में बात करूँ, कल भी मैंने बताया था, तो क्रिसमस ट्री एक जगह से दूसरी जगह घूम लेगा, पूरे घर में घूमेगा क्या, पूरे स्टूडियो में घूमेगा? नहीं, ऐसा नहीं है ना, एक जगह रहेगा। तो यहाँ पर मोबिलिटी के आधार पर उन्होंने क्या काम किया यहाँ पर कि भाई जो घूम फिर सकते हैं उन सभी को एनिमल यानी जंतु जगत में डाल दो, और जो एक ही जगह स्थिर हैं उनको हम पादप जगत यानी प्लांट किंगडम में डाल दो या प्लांटी में डाल दो, ठीक है। और जो अपना खाना खुद बना लेते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं उनको पादप जगत में डाल दो। जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, परपोषी हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए, खाने के लिए, पोषण के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको कहाँ पे रख दो आप? एनिमल में रख दो, जंतुओं में रख दो। और इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने दो जगत का वर्गीकरण दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं आपके। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बना यहाँ पर आपका? बना कि टैक्सोनॉमी के पिता कौन है? लिनियस। इनके द्वारा लिखी गई जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस बुक है, वह कौन सी है? सिस्टमा नेचुरी। फिर आपसे क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा? फिर पूछा जाएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो लिनियस ने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका नाम क्या था? वो दो किंगडम थे, उनका नाम क्या था? तब आपको आंसर करना है कि प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, या प्लांटी या एनिमेलिया, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही होगा। तो पादप जगत या जंतु जगत, ठीक है, सिंपल था। क्या क्या कारण उन्होंने रखे, क्या क्या उन्होंने मुख्य अवधारणा रखी, या क्या क्या उनके बेसिक्स थे? तो सबसे पहले बेसिक था उनका कि पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, और दूसरा क्या था? गतिशीलता यानी कि लोकोमोशन यानी मोबिलिटी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, ओके बच्चों, बात समझ आ गई है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्लांट्स भी तो डिपेंडेंट है, नहीं है भाई, पेड़ पौधों के पास होता है क्लोरोफिल, है ना, और क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की मदद से वह अपना भोजन स्वयं बहुत आसानी से बना लेते हैं, ठीक, क्लियर है? चलो, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, उसके बाद बात ये हुई कि कुछ ऐसे भी तो जीव हैं जो कि इन दोनों के बीच के हो सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं पर अपना भोजन भी स्वयं बना सकते हैं, या फिर कुछ जंतु ऐसे भी तो होते हैं जो हिलते डुलते ही नहीं हैं, एक ही जगह रहते हैं। अब उनको हम कहाँ पे रखें? अब जैसे अगर हम कवक की बात करें, फंजाई की बात करें, या फिर हम युगलीना की बात करते हैं, तो उनको कहाँ रखें? तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये हो गया फेल, ये जो वर्गीकरण था यह क्या हो गया? फेल। लेकिन आपके जो एग्जामिनर है ना, उनको बहुत प्यार है इस स्लाइड से, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ज़रूर देता है वो, ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए,
अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जब ये फेल हो गया तो कुछ साइंटिस्ट आए, पर ये आपको याद रखना है, फेल हो गया कोई मैटर नहीं करता, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, एक नए साइंटिस्ट यहाँ पर आए, और ये जो नए साइंटिस्ट थे इनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हेकल। और अर्नेस्ट हेकल ने क्या काम किया? यहाँ पर एक नए तरीके का क्लासिफिकेशन दिया, एक नए तरीके का क्लासिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने दिया, और इस क्लासिफिकेशन को कहा गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत का वर्गीकरण इसको यहाँ पर कहा गया, ठीक है। अब ये अर्नेस्ट हेकल कौन है? आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर भी अर्नेस्ट हेकल का नाम आपसे पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर कुछ बच्चे पूछते हैं कि कब दिया था मैम, तो इसीलिए मैंने सन भी लिख दिया है, ईयर भी लिख दिया है, 1860 लिख दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में ना कभी भी इसका ईयर नहीं पूछा है, ना ही पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी बेटा कि ईयर याद करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ईयर जो है वो सिर्फ 5 जगत का वर्गीकरण जो अब हम बात करेंगे विटकर ने लिया। तो यहाँ पे लिखिए, पहला था जंतु जगत, दूसरा था पादप जगत, और तीसरा था यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। तो पादप और जंतु तो पहले से था, एक बस नया यहाँ पर बना जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटिस्टा। तो इन्होंने क्या किया कि जो पादप जगत और जंतु जगत में फिट नहीं बैठ रहे थे उनको उठा के कहाँ पे रख दिया? इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। बस इतना ही काम यहाँ पर किया। तो क्वेश्चन जो आप वह क्या पूछेगा कि थ्री किंगडम सिस्टम या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तीन जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको तुरंत आंसर करना है। अर्नेस्ट हेकल ने यहाँ पर दिया, और उनके नाम क्या क्या थे? प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इतना ही याद करना है, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है ये भी बेकार है, और अब हम यहाँ पर नए तरीके था, इसको क्या कहा गया? 4 जगत का वर्गीकरण, 4 जगत का वर्गीकरण इसको यहाँ पर कहा गया, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली तौर पर देखें इंग्लिश में से क्या कहेंगे? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। तो पहला क्या हो गया यहाँ पर? 4 जगत का वर्गीकरण, और जो दूसरा आपका हो गया वह क्या है यहाँ पर? बेटा मैं ना प्रॉपर ऑफिस में ही स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ।